दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं स्वाति बख्शी। हर हफ्ते ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस कीजिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। आज कार्यक्रम में सबसे पहले, भारत अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर चीन से क्या कम कर पाएगा व्यापार असंतुलन, प्रधानमंत्री की यात्रा और रिश्तों की चुनौतियां। कैसे बन सकता है भारत दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का सिरमौर, और क्या है मेक इन इंडिया की राह के रोड़े। ग्लोबल इंडिया में इसके अलावा आप देखेंगे कितना चाइनीज है भारत में परोसा जा रहा चीनी खाना। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की इस ताजा कड़ी में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा में दोनों देशों के बीच कारोबार एक अहम मुद्दा है, मगर दोनों देशों के बीच कारोबार का पलड़ा ज्यादातर चीन के हक में ही झुका हुआ है। ऐसे में क्या कूटनीतिक तौर पर मोदी चीन को मेड इन इंडिया का टैग लगा सामान खरीदने के लिए मना पाएंगे? बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की खास रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच मजबूत होते व्यापारिक रिश्तों में इन धागों की अहम भूमिका है, क्योंकि इनका लगभग 50% हिस्सा चीन को निर्यात किया जाता है। लेकिन ऐसे उदाहरण कम ही हैं। चीन और भारत के व्यापार संतुलन की सुई चीन की ओर बहुत अधिक झुकी है। मोदी जी का ये भी एक मकसद रहेगा कि किस प्रकार से इस ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए, किस प्रकार से चीनियों को ये बताया जाए कि हमारे पास भी कई ऐसे प्रकार के गुड्स हैं और सर्विसेज हैं जो कि हम उनको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि भारत को व्यापार असंतुलन के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और दोनों के बीच आपसी व्यापार $70 अरब के करीब है। उनके मुताबिक ये अच्छी बात है। ये बात सही है कहीं तक कि जो ट्रेड है वो बहुत ज़रूरी है। ट्रेड इम्बैलेंस को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन वो एक सरकार के तौर पे लेना चाहिए। जो व्यापारी है वो उसको उतनी गंभीरता से नहीं जाता है, बिकॉज वो तो अपनी कोशिश करता है, चाहे इंपोर्ट कर सके या एक्सपोर्ट कर सके। व्यापार तो व्यापार है, दोनों ही चीज़ों में उसका इंटरेस्ट होता है। भारत चीन को कुछ ही सामान निर्यात करता है जिनमें ये धागे अहम हैं। प्रधानमंत्री मोदी को चीन में अपनी सारी ताकत भारतीय निर्यात को बढ़ाने के लिए करनी पड़ेगी। चीन भारत से सामान खरीदने के बजाय इसे सामान बेचने में अधिक दिलचस्पी रखता है। चीन भारत से कच्चे माल तो लेता है, लेकिन मेड इन इंडिया के लिए उसका उत्साह कम ही रहा है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा हिंदुस्तान से जब चीन की मंशा होगी। अवरोध वहाँ है। आज चीन का हर एक सामान हिंदुस्तान में लाने को लोग तैयार हैं। हिंदुस्तान से जब मैंने वहाँ पूछा भी अब आपको क्या और हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो मल्टी प्रोडक्ट इंपोर्टिंग कंपनीज हैं, ट्रेडिंग कंपनीज हैं, वो भी कहते हैं हमें हिंदुस्तान से कुछ नहीं चाहिए। कम। नरेंद्र मोदी चीन के पुराने प्रशंसक हैं और प्रधानमंत्री की हैसियत से वो चीन से फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोनों देश इमर्जिंग मार्केट हैं, दुनिया की 1/3 आबादी के मालिक हैं और दोनों के विकास दर दुनिया के दूसरे देशों से बेहतर है। इन दोनों के व्यापारिक रिश्तों के धागे आने वाले दिनों में और भी मजबूत होंगे। इस फैक्ट्री से 63 देशों को धागे बेचे जाते हैं, जिनमें से आधा चीन को जाता है, और भारत में जितने धागे बनते हैं उसका आधा चीन को निर्यात किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन धागों की वजह से भारत और चीन के व्यापारिक रिश्ते मजबूती से जुड़े हुए हैं। जुबैर अहमद, बीबीसी, गजरौला, उत्तर प्रदेश। मेक इन इंडिया नीति के तहत भारत चाहता है कि वह चीन की तरह कारोबार का पैमाना बड़ा और व्यापक कर पाए, मगर विदेशी निवेशकों को लुभाने और भारत में उन्हें अपनी यूनिट लगाने के लिए मनाने के रास्ते में कई चुनौतियां हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कि भारत कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी धाक जमा सकता है। अपने मेक इन इंडिया योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की छोटी और बड़ी प्रोडक्शन इकाइयों को बढ़ावा देना चाहते हैं। उनकी सोच है कि यहाँ माल बनाओ और देश या विदेश कहीं जाकर भी बेचो। कपड़ों के निर्यात में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन नंबर 1 और 2 में फासला बहुत ज़्यादा है।
आप हिंदुस्तान के पोजीशन की बात करें तो नंबर 2 पे आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट के मामले में, निर्यात के मामले में। नंबर 1 पे चाइना है, लेकिन चाइना और हिंदुस्तान के बीच का जो गैप है आंकड़ों के हिसाब से, चाइना 274 अरब डॉलर का बिजनेस करता है, पिछले आंकड़े मैं बता रहा हूं, वहीं हिंदुस्तान 40 अरब डॉलर का बिजनेस करता है। प्रधानमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्घाटन पिछले साल 25 सितंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में तालियों के गड़गड़ाहट के बीच किया। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि चीन तक पहुंचने के लिए चीन ही की तरह भारत दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग गढ़ बन जाए, लेकिन इसके लिए काफी पैसे चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री विदेशी निवेशकों को बार-बार लुभाने की कोशिश करते रहे हैं। हमने 25 क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया है जिसमें हिंदुस्तान की कोर कॉम्पिटेंसी है, और इन क्षेत्रों में हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, और जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके साथ उनका हम हाथ पकड़ के उनके साथ उनके सारे क्लियरेंसेस दिलवा रहे हैं। इसके अलावा अगर निर्यात के क्षेत्र में चीन से मुकाबला करना है तो सामान सस्ता होना चाहिए। सस्ता कैसे करेंगे आप बताइए? एक तो हम हमारे जो फैक्ट्रीज हैं उनको ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, जहाँ एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। पर दूसरा चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि रुपया की जो कीमत है उसको भी कम करें। मेक इन इंडिया के अंतर्गत फैक्ट्रियां और कारखाने लगाने के लिए ढेर सारी ज़मीनें भी चाहिए। इसीलिए भूमि अधिग्रहण बिल को संसद से पारित कराना मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती भी है। मेक इन इंडिया की कामयाबी का दारोमदार इस बिल पर टिका है। ग्लोबल इंडिया में आगे, बार बार आते भूकंप से नेपाल में सहमे हुए हैं लोग, अब भी तने हैं तंबू। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, और ब्रेक से पहले आपने देखा कि भारत निर्यात के मामले में चीन से बहुत पीछे है, और चीन गए नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि वो आर्थिक मोर्चे पर कुछ हासिल करेंगे। लेकिन मेक इन इंडिया के नारे को हकीकत में बदलने के लिए भारत को चाहिए एक चाक चौबंद बुनियादी ढांचा जो कंपनियों को आकर्षित कर सके। क्या भारत के पास ये सकारात्मक स्थितियां हैं? इस मसले पर हमने बात की फिक्की के पूर्व महासचिव राजीव कुमार से और पूछा कि मेक इन इंडिया की राह क्या आसान है? सारा हमारा इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है वो एक तरह से बिल्कुल ही दूषित और ग्रसित सा हो गया है, क्योंकि उसमें इतने सारे रोड़े हैं। मिसाल के तौर पर कि एक बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको 17 किस्म की परमिशन और लाइसेंसेस लेना पड़ती। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो हमारे देश में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इतनी बुरी हालत है कि ज़्यादा, और इसका सारे का सारा जो बोझ है वो छोटे और मझोले उद्योगों पर पड़ता है, क्योंकि जो बड़े वाले होते हैं उनकी कम से कम वो लागत में आ जाता है कि भाई अपनी सड़क बना ली, अपना डीजल जनरेटिंग सेट बना लिया वगैरह, मगर जो छोटे और मझोले हैं उनके पास ये चीज़ नहीं आ पाती। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वीकनेस है उससे वो ग्लोबली इनकम्पिटिटिव हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो आखिरी चीज़ मैं जानता हूँ कि एक हमारे उद्योगपतियों की एक ख़ास चीज़ रही है कि वो अभी तक R&D में विश्वास नहीं करते हैं। तो हमारा GDP का सिर्फ 1.1% R&D में जाता है और उसका 80% पब्लिक सेक्टर करता है, तो प्राइवेट सेक्टर ना के बराबर करता है। सरकार को भारत में मेक इन इंडिया कैंपेन को कारगर बनाने के लिए कौन से 3 कारगर कदम उठाने चाहिए? कि पहली चीज़ तो ये कि आप लाइसेंस और परमिशन की जगह आप ये कर दें कि हर एक व्यक्ति, कोई भी आदमी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है अगर वो फलां 10 कंडीशंस पूरी कर ले, और उसका पोस्ट फैक्टो निरीक्षण होगा। मतलब ये है कि आपको ड्राइविंग का लाइसेंस दे दिया गया और उसमें फिर ये हुआ कि अगर आप गलत तरह से चलाएंगे तो आप पे चालान होगा, तो वही चीज़ इस पे लागू कर दी जाए। दूसरी चीज़ ये की जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो सरकार ये प्राइवेट सेक्टर पे ना निर्भर होके अपने आप अगर उसके कदम को जो उठाना है उसको तो उठाए। ख़ास तौर से बिजली की पूर्ति जो है बहुत ही बड़ी कमज़ोरी है इस समय, क्योंकि उसके बिना कुछ और हो नहीं सकता है। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि जो असली ग्रोथ आएगी इन मैन्युफैक्चर में वो हमारे छोटे और मझोले उद्योगों से आएगी, जो कि आज हमारे देश में करीब 5.8 मिलियन मतलब 58 लाख कहते हैं कि लोग बिजनेस यूनिट्स हैं, और उनमें से सिर्फ हम लोग सारी की सारी हमारी जो बातचीत रहती है वो टॉप 500 पर जो है उस पर वो फोकस रहती है।
राजीव कुमार से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। खबरें और भी हैं, लेकिन पहले बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर। अफ्रीकी देश बुरुंडी में सैन्य तख्ता पलट की खबरों के बीच राजधानी बुजुम्बुरा पर नियंत्रण के लिए सैनिकों के विरोधी गुटों में लड़ाई चल रही है। सैन्य तख्ता पलट की घोषणा मेजर जनरल गॉडफ्रॉय नियोम्बरे ने बुधवार को उस वक्त की जब राष्ट्रपति पियर एनकुरुंजीज़ा एक क्षेत्रीय वार्ता में हिस्सा लेने तंजानिया रवाना हुए। हालांकि एक सैन्य सूत्र ने बीबीसी से कहा है कि राष्ट्रपति पियर एनकुरुंजीज़ा के वफादार सैनिकों ने सत्ता पर नियंत्रण वापस ले लिया है, जबकि तख्ता पलट करने वाले गुट का कहना है कि उसका कब्जा कायम है। इराक में मौजूद बीबीसी संवाददाता अहमद माहिर से बातचीत में इराकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि इस्लामिक स्टेट के दूसरे बड़े नेता अब्दुल रहमान मुस्तफा मोहम्मद की मौत हो गई है। प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल तहसीन इब्राहिम ने बताया कि उत्तरी इराक पर अमरीकी गठबंधन के हवाई हमले में जिस तल अफर मस्जिद को निशाना बनाया गया, उसमें अब्दुल रहमान मुस्तफा मोहम्मद मौजूद थे। नॉर्वे के नजदीक नॉर्थ सी से बीबीसी संवाददाता जॉनथन बील ने बताया है कि नाटो अब तक का सबसे बड़ा पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास कर रहा है। इसे इस समुद्री क्षेत्र में रूस की बढ़ती ताकत की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। नाटो सदस्य अपनी पनडुब्बी संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारियां साझा नहीं करते हैं, लेकिन यह अभ्यास अपने आप में इस बात का सबूत है कि रूस की बढ़ती सैन्य ताकत ने चिंताएं बढ़ाई हैं। 25 अप्रैल के भूकंप के बाद 12 मई को नेपाल दूसरी बार भूकंप के झटकों से थर्रा उठा। इस बार भूकंप में करीब 100 लोगों की जान गई है। पहले ही देश के कई हिस्सों में राहत और बचाव के काम में मुश्किलें आ रही हैं। लगातार झटकों से खौफजदा लोग देश की राजधानी काठमांडू में सड़कों और पार्कों में डेरा डाले हुए हैं। काठमांडू से बीबीसी संवाददाता योगिता लिमय की रिपोर्ट। दहशत में जी रहे इन लोगों को जिसका डर था वही हुआ। नेपाल में दूसरी बार एक बड़ा भूकंप आया। 25 अप्रैल के भूकंप के बाद से लगातार आ रहे झटकों के बीच सहमे और डरे लोग एक बार फिर सड़कों पर निकल पड़े। इस बार भूकंप का केंद्र माउंट एवरेस्ट के पास था। भूकंप के बाद पहाड़ टूटकर गिरने लगे, जिसे एक रेड क्रॉस सहायता कर्मी ने अपने कैमरा में कैद किया। चट्टानों के खिसकने से कई जगह रास्ते बंद हो गए, जिनसे राहत का काम और मुश्किल हो गया है। भूकंप के एक दिन बाद सिंधुपाल चौक के चौतारा कस्बे में की जा रही घोषणा, लोग भूकंप से कमजोर हो चुके घरों से निकल सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, क्योंकि ये गिर सकते हैं। 3 हफ्ते पहले आए भूकंप के बाद चौतारा मानवीय मदद और राहत कार्यों का केंद्र बना हुआ है। शहर में पिछले भूकंप ने भारी तबाही की थी। दूसरे भूकंप ने मुश्किल और बढ़ा दी है। मंगलवार को आए भूकंप के बाद भी लगातार कई झटके आए। काठमांडू में बड़ी संख्या में लोग अभी भी घरों में जाने से डर रहे हैं, खासतौर पर रातों को। शहर में ऐसे लोगों के लिए एक मैदान में बड़ी संख्या में टेंट लगाए गए हैं। नेपाल के लोग अभी 25 अप्रैल के भूकंप से उभरे भी नहीं थे कि हिमालय एक बार फिर से हिल उठा। कुछ हफ्तों से खुले में जिंदगी गुजार रहे लोगों को ये आस थी कि वो जल्द ही अपने घरों में लौट पाएंगे, लेकिन अब उनका इंतजार बढ़ गया है। योगिता लिमय, बीबीसी, काठमांडू। ग्लोबल इंडिया में आगे, दिल्ली में रह रहे चीनी छात्रों को भाया इंडिया, लेकिन चीन में पढ़ रहे भारतीयों को याद आता है देसी खाना। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं स्वाति बख्शी। भारत और बर्मा की सीमा पर मणिपुर के मोरे शहर से थाईलैंड और चीन तक सड़क जाती है। भारत मोरे के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया में कारोबार बढ़ाना चाहता है, मगर इसमें कुछ बाधाएं हैं। बीबीसी संवाददाता अनबरासन एथिराजन की विशेष रिपोर्ट। मणिपुर के कोने में चहल पहल भरा मोरे शहर, ठीक म्यांमार की सरहद पर। ये स्थानीय कारोबार का अड्डा है, जहां कई लोग तो सामान की अदला बदली का कारोबार भी करते हैं। जैसे सीमेंट के बदले लकड़ी ली जा सकती है। लेकिन मोरे की उड़ान ऊंची है। ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग सेंटर बनना चाहता है।
मोरे से सड़क के रास्ते बैंकॉक और चीन में कुनमिंग तक जाया जा सकता है। अब भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र के सहयोग वाली एक ऐसी मालवाहक ट्रांसएशियन रेल परियोजना के लिए दबाव बना रही है जो इस शहर से होकर गुजरेगी। लेकिन शहर में लगातार गुल होती बिजली और खराब सड़कों की वजह से ऐसा नहीं लगता कि मोरे ग्लोबल ट्रांसपोर्ट हब बनने के लिए तैयार है। यहाँ की जो सिचुएशन है पूरे नॉर्थ ईस्ट की, वो बिजनेस के लिए इतना कंड्यूसिव नहीं है, इतना अच्छा वातावरण नहीं बन पा रहा जिससे कि बिजनेस पूरा जो है फ्री रूप से चल सके। और बर्मा की तरफ से भी अभी तक पूरा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है, ना इंडिया की तरफ से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जिससे कि बिजनेस का मूवमेंट बढ़ सके या स्मूथ हो जाए। स्थानीय लोग सीमा के इस तरफ तरक्की की कमी की शिकायत करते हैं, जबकि पुल के दूसरी तरफ चीन ने म्यांमार में इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर अपनी पैठ बना ली है। कई लोग कहते हैं कि भारत यहाँ कहीं नहीं टिकता। अब तक इंडिया मणिपुर या इसका उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्योरिटी की, मिलिट्री की एंगल से देख रहे थे, इसलिए वो डेवलपमेंट या इकोनॉमिक रिलेशनशिप का जो साउथ ईस्ट एशिया के देशों के और रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़ने से वो थोड़ा सा सस्पिशन हो रहा था इंडिया को। अधिकारियों का कहना है कि भारत मोरे में सीमावर्ती कारोबार को लेकर थोड़ा झिझकता है, क्योंकि मणिपुर में लंबे समय से चरमपंथ की समस्या रही है। भारत की चिंता ये भी है कि सीमा खुलने से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी को भी बढ़ावा मिल सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री चीन के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के ख्वाब तो देख रहे हैं, लेकिन शैक्षिक सांस्कृतिक संबंधों की तस्वीर भी कुछ फीकी सी ही है। मसलन भारत और चीन के छात्र बहुत कम संख्या में एक दूसरे के मुल्क का रुख करते हैं, पर जो छात्र ये फैसला लेते हैं उनका अनुभव क्या कहता है, यही जानने की कोशिश की दिल्ली में दिव्या आर्य ने और बीजिंग में शिनयान यू ने। भारत की सबसे अच्छी बात है मानवीय रिश्ते। यहाँ लोग एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। मैं जब यहाँ आया तो सबसे बड़ी दिक्कत भाषा की थी, पर मेरी क्लास के और छात्रों ने समय निकालकर मुझे सब कुछ समझाया। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ 5 साल नहीं रह सकता था। इंडियन के बारे में जो चीज़ मुझे सबसे खराब लगता है कि जो लोग समय पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो अगर एक भैया ने कहा कि 5 मिनट के बाद शायद आधा घंटे के बाद। 4 साल पहले जब मैं दिल्ली पहुंचा और एयरपोर्ट से बाहर निकला तो देखकर मुझे लगा कि ये विकसित शहर नहीं है। मेरे मन में तो भारत की राजधानी की छवि हमारे बड़े शहरों शंघाई और बीजिंग जैसी थी, लेकिन दिल्ली ऐसी नहीं है। चाइना में आके सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ लगी वो ये है कि चाइना में आप कहीं भी घूमने जाना चाहें तो बहुत सुरक्षित है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है। और एक चीज़ जो नहीं पसंद आई मुझे चाइना के बारे में वो है यहाँ का खाना। यहाँ के खाने में बहुत ज़्यादा तेल है और जिस प्रकार की चीज़ें यहाँ लोग खाते हैं उनकी आदत नहीं है हमें, तो वो चीज़ थोड़ी अजीब लगती है। चीन में आने के बाद जो मुझे सबसे बड़ा शौक लगा वो ये है कि यहाँ का जो आर्थिक विकास है वो देखकर मुझे बहुत ही एक बड़ा झटका लगा। क्या मैं चीन आने से पहले चीन के बारे में सोच रहा था और चीन आने के बाद जो मैंने देखा वो एक बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए। और अब टेक्नोलॉजी की दुनिया की खबरें क्लिक में। बिना चालक वाली कारों का चलन अब बढ़ने वाला है। वैसे पिछले 8 महीने में कैलिफोर्निया की सड़कों पर 48 स्वचालित कारों में से 4 दुर्घटना की शिकार हो गईं। तो क्या इसके लिए तकनीक को जिम्मेदार माना जाए? गूगल का कहना है कि ये दुर्घटनाएं दूसरी गाड़ियों के टक्कर मारने से हुई, न कि खुद इन कारों की वजह से। डेनमार्क में डिजाइनरों ने एक स्मार्ट छड़ी और इंडक्शन प्लेट की मदद से चाय बनाने का नायाब तरीका इजाद किया है। वैसे इस तरीके को किसी भी द्रव्य पदार्थ पर किसी भी बर्तन में आजमाया जा सकता है। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक 8 फीट लंबा एक ऐसा रोबोट बना रहे हैं जो कपड़ों को चुनकर उन्हें फोल्ड कर सकता है। 2 हाथों वाला ये रोबोट कैमरे, सेंसर और ग्रिपर की मदद से आपकी लॉन्ड्री के काम को आसान बना सकता है।
दुनिया भारत को मसालेदार मुगलई खाने और समोसे के लिए जानती है, पर भारतीय लोगों को पसंद है चीन का खाना, वो भी भारतीय अंदाज में बनने वाला। भारत के विभिन्न शहरों में चाइनीज खाने की छोटी बड़ी कई रेस्टोरेंट चेन भारतीय कारोबारियों के हाथों में हैं। अपने ही खाने को परोसने में चीनी पीछे कैसे रह गए? दिव्या आर्य की विशेष रिपोर्ट। बाबा लिंग चाहते हैं कि खाना बने तो बिल्कुल चीनी अंदाज में। चीनी पिता और भारतीय मां के बेटे लिंग चीनी रेस्टोरेंट का खानदानी बिजनेस चलाते हैं। भारत आने के बाद लिंग के पिता ने अपना पहला चीनी रेस्टोरेंट 1945 में मुंबई में खोला। तब से अब तक लिंग 4 और रेस्टोरेंट ही खोल पाए हैं। बहुत कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। सरकारी तंत्र से निपटना आसान नहीं, इसीलिए चीनी इस व्यापार में नहीं आते और लागत भी बहुत ज्यादा है। चाइनीज खाने के व्यापार में भारतीय बिजनेसमैन का दबदबा है, जैसे यो चाइना। 2003 में दिल्ली में पहला रेस्टोरेंट खुलने के बाद अब 22 शहरों में 60 रेस्टोरेंट और डिलीवरी काउंटर्स के साथ ये भारत की सबसे बड़ी चाइनीज फूड चेन बन गई है। इंडियन बिजनेसमैन को इंडियन मार्केट को समझने में आसानी होती है। किस तरह के ब्रांड प्रेफरेंसेस हैं, किस तरह के टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं कंज्यूमर्स के, उसको समझने में आसानी होती है। इसके अलावा किस तरह की डिशेस चाहिए, किस तरह की मार्केट कैंपेन चाहिए, क्या क्या टेरिटोरियल डिफरेंसेस हैं, उसके हिसाब से क्या क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। चीनी लोग चाहे इसे अपने खाने की तरह ना पहचाने, लेकिन भारत में हर गली नुक्कड़ पर मिलता है वेजिटेबल चाउमीन, यानी नूडल्स को पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर के साथ पकाया जाए तो वो बन जाता है भारत का फेवरेट चाइनीज स्नैक। तो फिलहाल भारत में लगभग सारा चाइनीज खाना है मेड इन इंडिया। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली। और इसी रिपोर्ट के साथ लंदन स्थित BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की पूरी टीम के साथ स्वाति बख्शी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।